हर सुनहरी शाम के ढलते ही एक काली अंधेरी रात का सन्नाटा छा जाता है। यह कहानी भी आपको एक ऐसी रात से रूबरू कराएगी जिसे तुम भूलना तो चाहोगे, लेकिन भूल नहीं पाओगे। फिलहाल उदयपुर में करीब 10 बजने वाले थे। बाहर का मौसम ठीक नहीं था। तेज हवाओं के साथ हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। हरिदास की तबीयत काफी खराब थी और वह काफी बूढ़ा भी हो चुका था। उसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम किशन था और छोटे बेटे का नाम गोपाल था। दादाजी, आप हमें बताइए, हमें क्या करना है? क्या बताऊं बेटे, तुम सब नहीं कर पाओगे, मुझे ही जाना होगा। दादाजी, हम दोनों हैं ना, सब संभालेंगे। आप हमें बताइए क्या करना है। ठीक है, लेकिन तुम दोनों में से सिर्फ एक ही को जाना होगा। मैं जाऊंगा पिताजी। नहीं दादाजी, मैं जाऊंगा और बड़े भैया आपकी सेवा करेंगे। ठीक है गोपाल बेटे, तुम ही जाओ, लेकिन मेरी बातों को ध्यान से सुन लो। अगर तुमने एक भी गलती कर दी तो वापस नहीं आ पाओगे। यह बात सुनते ही गोपाल और किशन के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। दादाजी, आखिर इसे जाना कहाँ है? कहीं आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? आखिर जाना कहाँ है दादाजी? तुम्हें काली घाटी जाना है। काली घाटी जाना है? ठीक है, मैं जाता हूँ। रुको गोपाल, पहले मेरी बातों को ध्यान से सुन लो, उसके बाद ही जाना। ठीक है दादाजी, बताइए। जब रात के 12 बजेंगे तो एक औरत आएगी। उसे तुम अपनी बैलगाड़ी में बैठा लेना और वह तुमसे जो कहे तुम वही करना। उसे काली घाटी तक ही छोड़ना। कोई भी मुसीबत आ जाए लेकिन बैलगाड़ी से मत उतरना। ठीक है दादाजी, मैं वैसा ही करूँगा। गोपाल भाई, अपना ख्याल रखना और जल्दी आ जाना। गोपाल बैलगाड़ी को लेकर वहां से रवाना हो जाता है। उसका भाई किशन काफी उदास था। किशन जानना चाहता था कि आखिर हर बार ऐसा क्यों करना पड़ता है। उसके मन में यही बात गूंज रही थी। पता नहीं दादाजी को क्या हो गया है, इतनी रात को सवारी ढूंढने के लिए भेज रहे हैं। श्राप सुनने में बड़ा साधारण नाम है, लेकिन अगर यह असलियत में बदल जाए तो लोगों की जिंदगियां तबाह कर देता है। उसी श्राप की वजह से किसी न किसी आदमी को इस वीरान से जंगल में आकर उसका इंतजार करना पड़ता है। उस पूर्णिमा की रात को गोपाल अपनी बैलगाड़ी में बैठकर उस औरत का इंतजार करने लगता है। यहाँ पर तो आ चुका हूँ, लेकिन कोई अभी तक आया नहीं। तभी गोपाल को पायल की आवाज सुनाई देती है। गोपाल पीछे मुड़कर देखता है। तभी उसे लाल साड़ी पहने एक औरत दिखाई देती है जो जवान और खूबसूरत थी, लेकिन उसका चेहरा ढका हुआ था। वह बैलगाड़ी के पास आकर खड़ी हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। कहाँ जाना है आपको? वह अपना हाथ उठाकर इशारा देती है। अच्छा, पुराना घाट जाना है, बैलगाड़ी में आराम से बैठ जाइए। फिर वह बैलगाड़ी में बैठ जाती है और बैलगाड़ी वहां से काली घाट की तरफ जाने लगती है। गोपाल डरा हुआ था। उसके दादाजी ने जो चेतावनियां दी थीं, वही बातें वह बार बार सोच रहा था। आखिर आपको पुरानी घाटी क्यों जाना है? लेकिन वह औरत कुछ नहीं बोलती है। गोपाल को और डर लगने लगता है। गोपाल को शायद नहीं पता था कि जिस रास्ते पर वह जा रहा है उस रास्ते से जिंदगियां जाती हैं, लेकिन जिंदगियां वापस उस रास्ते से नहीं आती। शायद उसके दादाजी ने यह बात उसे नहीं बताई थी। चलते चलते गोपाल अपनी बैलगाड़ी लेकर पुरानी घाटी तक पहुंच जाता है। आ चुका पुराना घाट। वहां से वह घने जंगल की तरफ जाने लगता है। तभी गोपाल की नजर जमीन पर पड़ती है। यह तो उस औरत का झुमका है। लगता है बेचारी का झुमका गिर गया है। इसे घर भी नहीं ले जा सकता। चलो उसको दे देता हूँ। जब वह आसपास देखता है तो वह औरत जा चुकी थी, इसलिए गोपाल उसका पीछा करने लगता है और उस घने जंगल में वह भी चला जाता है। सुनिए, रुक जाइए, आपका झुमका छूट गया है। बेचारा गोपाल काफी भोला था। वह अपने दादाजी की कही बातों को भूल जाता है और सबसे बड़ी गलती कर देता है। गोपाल रुकता है और आसपास देखता है, लेकिन उसे वह औरत दिखाई नहीं देती। सुनिए, आपका झुमका गिर गया है, अपना झुमका आकर ले लीजिए। वह आवाज देता है, फिर भी कोई जवाब नहीं आता। इतनी जल्दी कहाँ चल गई वह औरत? पता नहीं मैं किस प्रॉब्लम में फंस गया। यह गोपाल की सबसे बड़ी बेवकूफी थी। वह अभी तक नहीं समझ पा रहा था वह कोई इंसान नहीं थी जिसे वह झुमका लौटा सके, बल्कि वह एक छल था गोपाल को इस जगह तक लाने का। कोई है क्या वहां? तुम हो क्या? अपना झुमका आकर ले लो। तभी पीछे मुड़ता है। एक पल के लिए वह तो डर गया था, लेकिन पेड़ देखकर
उसको राहत मिलती है। बहुत रात हो चुका है, इसी पेड़ के पास रख देता हूँ। वह झुमका उसी पेड़ के पास रख देता है और वहां से भागने लगता है। भागते भागते वह फिर उसी पेड़ के पास पहुंचता है। ये तो वही पेड़ है, लगता है मैं उसी जगह बार बार रहा हूँ। गोपाल फिर से वहां से भागने लगता है, लेकिन फिर वह उसी जगह पहुंचता है। तभी उसको पेड़ के पास किसी के होने का संदेह होता है। वह उसी पेड़ के पास जाता है। क्या कोई है? डराओ मत, सामने आ जाओ और अपना झुमका ले लो। वह चुड़ैल तुरंत गायब हो जाती है और उसके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। गोपाल अब समझ चुका था कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। इधर किशन और उसके दादाजी उसका इंतजार कर रहे थे। तभी किशन कहता है, दादाजी, गोपाल अभी तक नहीं आया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, वह आता ही होगा। दादाजी, मुझे ये जानना है कि हर पूर्णिमा के दिन किसी न किसी को पूर्णा घाट पर क्यों जाना पड़ता है। आखिर क्यों दादाजी? क्यों जानना है तुम्हें? क्योंकि मैं भी इस गांव का सदस्य हूँ। ठीक है, बताते हैं। बताइए दादाजी। आज से करीब 30 साल पहले की बात है। हमारे ही खानदान की एक लड़की थी जो सबकी लाडली और प्यारी थी। उसका नाम मंजरी था। मेरे पिताजी ने बताया था कि जब मंजरी का जन्म हुआ तब उसके घर वाले काफी ज्यादा खुश थे और उसके पिता ने पूरे गांव में भोज कराया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन मंजरी को एक लड़के से प्रेम हो जाता है, पर दिक्कत यह थी कि लड़का निचली जाति का था और उसके पिताजी को यह मंजूर नहीं था कि कोई निचली जाति का लड़का मेरी बेटी से शादी करे। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। वह दोनों छिप छिप कर एक दूसरे से मिलने लगे। अपने पिता से कहो ना, शादी की बात करने मेरे घर आए। नहीं मोहन, तुम नहीं जानते मेरे पिताजी को। वह यह बात सुनेंगे तो तुम्हें मार डालेंगे, इसलिए मैं चुप हूँ मोहन। पर क्यों? एक बार बात तो करके देखो, शायद तुम्हारे पिता मान जाए और हमारी तुम्हारी शादी करवा दे। नहीं मोहन, वह कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि तुम निचली जाति के हो। मोहन इस बात को सुनकर काफी उदास हो जाता है। मंजरी उससे कल मिलने के लिए कहती है और वहां से अपने घर चली जाती है। अगली शाम को वह दोनों फिर उसी जगह आते हैं। मेरे पिता मेरी शादी किसी दूसरे लड़के से करवाने वाले हैं। अब तुम ही कुछ करो मोहन। तब हम भाग के शादी करेंगे। अगर हम पकड़े गए तो? मुझ पर भरोसा है कि नहीं? कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ तैयार रहना। आज शाम को मैं अपनी बैलगाड़ी लेकर उस जंगल में तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। वह दोनों गांव छोड़कर भागने का फैसला कर लिया था। उस रात मोहन अपनी बैलगाड़ी लेकर उसी जगह मंजरी का इंतजार करने लगता है। सभी प्लान उसके मुताबिक चलता रहा था। तभी गांव का एक आदमी उसी रास्ते से गुजर रहा था। वह मोहन को देखा और उनको काफी अजीब लगा कि आखिर इतनी रात को मोहन इस जंगल में क्या कर रहा है। मोहन बेटे, इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हो? कुछ लकड़ियां ले जाना है, इसलिए मैं इस जंगल में रुका हूँ। अच्छा ठीक है बेटे, मैं चलता हूँ। ठीक है अंकल जी, आप जाइए। कहीं इसको शक तो नहीं हो गया। वह आदमी वहां से चला जाता है। वह आदमी मोहन के बारे में सोच ही रहा था। तभी उसको एक लड़की आते हुए दिखाई देती है। इतनी रात को कहाँ जा रही हो बेटी? मेरी दादी की तबीयत काफी खराब है, इसीलिए मैं उनसे तुरंत मिलने जा रही हूँ। लेकिन इस पोटली में क्या है? मुझे जाना होगा रामलाल काका। मंजरी बहाना बनाकर वहां से जाने लगती है। मंजरी को पूरा शक हो चुका था। मोहन हमें
यहाँ से तुरंत जाना होगा। ठीक है, तुम जल्दी से बैलगाड़ी में बैठ जाओ। बैलगाड़ी वहां से रवाना हो जाती है। इन लोगों को अंदाजा नहीं था कि आगे हम लोगों के साथ क्या होने वाला है। मोहन काफी डरा था और मंजरी भी काफी डरी हुई थी। मंजरी और मोहन अभी काली घाट तक ही पहुंचे थे। तभी मंजरी का पिता तलवार लेकर उन लोगों का पीछा करने लगता है। मोहन, पीछे देखो। मोहन पीछे देखता है और भयभीत हो जाता है। मोहन पकड़ा जाता है, उसको मारकर अधमरा कर देते हैं और मंजरी के पिता उसको एक पेड़ में बांध देते हैं। मंजरी बेबस और लाचार थी। वह अकेले मोहन को नहीं बचा पा रही थी। पिताजी, उसकी गलती नहीं है, उसे छोड़ दो। ओह, मत मारो, छोड़ दो पिताजी। मंजरी अपने पिता के सामने बेबस होकर रो रही थी। मंजरी के पिता मंजरी को सबक सिखाना चाहता थे। तभी उसके पिता मोहन का सर काट देते हैं। मंजरी यह देखकर सदमे में चली जाती है और रोने लगती है। इसकी हत्या हमने नहीं बल्कि तुमने ही की है। मंजरी को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी उसको एक चाकू दिखाई देता है जो हरिदास लेकर खड़ा था। तभी मंजरी चाकू उसे छोड़ लेती है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सारे गांव वालों को मार डालूंगी। तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। ये मेरा श्राप है। मंजरी अपने आप को चाकू मार लेती है और देखते देखते वह मंजरी भी मार जाती है। यह सब मेरे आंखों के सामने हुआ, पर मैं कुछ भी नहीं कर पाया। ये तो बहुत गलत हुआ मंजरी के साथ। उसका श्राप सच हुआ, इसलिए तो वह सब के सब गांव वालों को मार रही है। उसका श्राप हमें कहीं का नहीं छोड़ा, सबको बारी बारी से मार रही है। गोपाल को अभी आ जाना चाहिए था, लेकिन दादाजी वह तो अभी तक नहीं आया। कहीं वह भी उसके छलावे में फंस तो नहीं गया। भोर होने वाला है, कहीं गोपाल बैलगाड़ी से नीचे तो नहीं उतर गया। किशन और उसके दादाजी के मन में यही डर था कि कहीं गोपाल बैलगाड़ी से नीचे उतारकर उसके पीछे जंगल में न चला गया हो। किशन, तुम यहीं पर रहना, मैं बैलगाड़ी लेकर गोपाल को खोजने जा रहा हूं। बैलगाड़ी लेकर वह काली घाट की तरफ जाने लगता है। किशन के दादाजी को डर था कि कहीं गोपाल को कुछ हो न गया होगा, लेकिन हरिदास को क्या पता था कि उनका डर सच में एक असलियत बन जाएगा। हरिदास काली घाट तक पहुंच जाता है, लेकिन उस बैलगाड़ी में गोपाल नहीं था। आखिर गोपाल उसके छलावे में फंस गया। गोपाल, 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 गोपाल इधर काफी बुरी हालत में पड़ा था। उसके चेहरे पर नाखून के दाग पड़ा था और खून भी बह रहा था। गोपाल, तुम ठीक तो हो? हाँ दादाजी, मैं ठीक हूँ, लेकिन पहले मुझे यहाँ से लेकर चलो दादाजी। गोपाल वहीं पर खड़ा था और हरिदास चिंतित खड़ा था। तभी एक अदृश्य शक्ति गोपाल को खींचते हुए जंगल की तरफ लेकर जाने लगती है। वह मंजरी गोपाल को मार देती है और उसका शरीर उसी पेड़ पर टांग देती है जिस पेड़ पर मोहन को बांध कर मारे थे। रात भर उसका लाश उसी पेड़ पर रहा।